देखो आज का आर्टिकल है वर्नर का सिद्धांत, जिसको वर्नर थ्योरी भी कहते हैं। अच्छा, वर्नर सिद्धांत में हमको पढ़ना क्या है? वर्नर सिद्धांत में हमें पढ़ना है कि वर्नर द्वारा उपसह संयोजक यौगिकों की संरचनाएं और उसमें उपस्थित आबंध किस प्रकार के होते थे, इस बातु घटना को पढ़ना है। और कभी हमारे मन में आएगी कि वर्नर थ्योरी से हमें क्या पता चलेगा? दो चीजें, एक तो उपसह संयोजक यौगिकों के संरचना स्ट्रक्चर, और दूसरा उनमें उपस्थित संयोजकताएं किस प्रकार की होती हैं, बॉन्ड किस प्रकार के होते हैं। तो क्योंकि वर्नर थ्योरी जो है ये बहुत पुरानी थ्योरी है, तो वर्नर के समय में बॉन्ड या स्ट्रक्चर को अलग क्रम में लिखते थे। आज के समय में बॉन्ड या स्ट्रक्चर को अलग क्रम में लिखते हैं। देखो वर्नर के समय से और अब के समय में क्या डिफरेंस है। एक कंपाउंड में एग्जाम्पल के तौर पे पहले लिख के दिखा देता हूं, इसको अलग से देख के लिखेंगे। देखो क्या, एक कंपाउंड है COCl3 इंटू 6H2O या 6NH3, ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, उस समय पे वर्नर के समय में उपसह संयोजक यौगिकों का फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाया करता था। अच्छा, अब यही फॉर्मूले का समय चेंज है। कैसे चेंज है? अब हम मॉडर्न केमिस्ट्री में या अब आधुनिक समय में अगर हम देखें तो इसी फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखते हैं, NH3 का होल 6 और बाहर लिख देते हैं Cl3। देखो अब हमारे फॉर्मूला यही है, बशर्ते ये फॉर्मूला जो है वो वर्नर के अकॉर्डिंग लिखा गया है, और अब के समय में हम इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके सुधार करके इस तरह से लिख देते हैं। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। केंद्रीय धातु परमाणु पहले भी कोबाल्ट था, अभी भी कोबाल्ट है। NH3 जो था उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिगेंड के फॉर्म में लिख रखा है, और जो क्लोरीन है इसको, या क्लोराइड आयन है, इसको हमने कहाँ रखा है? कोष्टक से बाहर। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, अगर हम उस फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और बस हम आपसे इतनी बात पूछें कि इस नीचे वाले उपसह संयोजक यौगिक में से आयनन कराइए आप, इसको आयनों में ब्रेक करना है, क्या लगता है NH3 आयनों में टूटेगा? नहीं टूटेगा। NH3 कैसे ऐसा रहेगा, CO के साथ NH3 जुड़ा रहेगा, और बेटा 3Cl जो है वो आयन के फॉर्म में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इस प्रकार से आयनाइजेशन होने वाला है। तो ये वाला आयनाइजेशन तो तुम अब जानते हो, लेकिन वर्नर के समय में इस प्रकार का आयनाइजेशन ज्यादा रन में नहीं था। तो वर्नर के समय में क्योंकि इस प्रकार का आयनाइजेशन नहीं होता था, अभी क्या होता है, इस प्रकार का आयनाइजेशन में आपको फॉर्मूला पता है, और सभी बच्चे ये जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा पहला आयन बना देना है और ब्रैकेट से बाहर लिखा हिस्सा दूसरा आयन बना देना है। लेकिन तब के फॉर्मूले को आप देखकर जान नहीं पाते थे आयनाइजेशन किस प्रकार से होना है। तो वर्नर ने तरह तरह के उपसह संयोजक यौगिकों को लेते हुए उनका आयनाइजेशन कंप्लीट करवाया। +3 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का आयनन कराया, और आयनन कराने के बाद उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि एक उपसह संयोजक यौगिक में दो प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं। पहले प्रकार के बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जो आयनन के समय ब्रेक हो जाते हैं, और दूसरे प्रकार के वे बॉन्ड होते हैं जो आयनन कराते वक्त भी ब्रेक नहीं होते। नॉर्मली अगर मैं अभी की से तुलना कर लूं इन चीजों की, तो मैं दो चीजों की देखता हूं कि जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच बने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक नहीं होते। केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के बीच अभी भी बॉन्ड बने हुए हैं। क्यों बॉन्ड ब्रेक नहीं होते? क्योंकि ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं, अत्यधिक प्रबल होते हैं। और दूसरा देखो, केंद्रीय धातु परमाणु और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड था बेटा वो क्या हो गया? आयनन के दौरान ब्रेक हो गया। पूछेगा आयनन के दौरान ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है क्यों? हम बताएंगे कि कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना होगा वो बॉन्ड काफी कमजोर होगा। जल में घुलते ही ये बॉन्ड क्या हो गया? टूट गया। भाई बॉन्ड टूटता कौन है? पहले जो बॉन्ड वीक होता है, और जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से वर्नर ने इस बात को वहां पर बताया कि एक उपसह संयोजक यौगिक में दो प्रकार की वैलेंसी, दो प्रकार के संयोजकताएं होती हैं, या ऐसे बच्चे बोल सकते हैं कि दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। पहले प्रकार के बॉन्ड वे जो शीघ्रता से आयनन के दौरान टूट जाते हैं, और दूसरे प्रकार के वे बॉन्ड जो शीघ्रता से आयनन के दौरान कभी टूटते नहीं है। अच्छा, हम लोग क्या बोले? दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। वर्नर ने बताया था कि दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। बेटा बॉन्ड भी संयोजकताओं को रिप्रेजेंट करता है।
भाई अगर किसी एक केमिकल एलिमेंट में 4 बॉन्ड बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसकी संयोजकता कितनी है, 4। अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में 2 बॉन्ड बनते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी संयोजकता कितनी है, 2। तो बॉन्ड्स को ही तो वैलेंसी के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब वर्नर के आधार पर वैलेंसी कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की। और उन 2 प्रकार की वैलेंसी में मैं भी पहले सब चीज बता डालता हूं, फिर मैं पढ़ दूंगा क्या लिखा हुआ है मैंने। बेटा जो वैलेंसी या जो संयोजकता आयनों के रूप में टूट जाती है उस संयोजकता को हम कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता कमजोर होती है, वीक होती है, शीघ्रता से टूट जाती है, हम प्राथमिक संयोजकता को बेटा डॉट 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 करके इस डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम इस बात को दिखाना भी चाहते हैं कि प्राथमिक संयोजकता कमजोर है, आयनन के दौरान टूट गई है। तो इस कमजोर बॉन्ड को कैसे लिखा जाए, इस कमजोर वैलेंसी को कैसे लिखा जाए, तो हमने कौन से लाइन से लिखा है, डॉटेड लाइन से। जबकि हम जानते हैं कि दूसरा प्रकार की जो संयोजकता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच बनी है, ये बॉन्ड तो टूटने ही वाला नहीं, ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमने इसको कॉन्टिन्यूअस लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से 2 संयोजकताएं हो गई, दोनों के विषय में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे पता हो गई। अभी क्या करते हैं, उस बॉन्ड की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को लेकर वर्नर की थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्नर की थ्योरी में अगले जितने भी आगे की समस्या आती जाएंगी हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहले बस इतनी बात मैं बताना चाहता था कि एक उपसहसंयोजक यौगिक में कितने प्रकार की वैलेंसीज होती हैं, 2। पहली वैलेंसी जो होती है वो कमजोर होती है और आयनों के दौरान, आयनन के दौरान ये ब्रेक हो जाती है। इसलिए इस वैलेंसी को वर्नर ने अपनी संरचना बनाते समय कौन सी लाइन से रिप्रेजेंट किया, डॉटेड लाइन से। जब वर्नर ने इसकी संयोजकता बनाई या वर्नर ने इसका फिगर बनाकर तैयार किया, स्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया, तो उन्होंने ये बात को बताया, क्या बताया, कि हम प्राथमिक वैलेंसी को डॉटेड लाइन द्वारा दिखाएंगे और द्वितीयक वैलेंसी क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती है, ये जल्दी से कभी आयनों में टूटती नहीं है, क्योंकि आयंस में ब्रेक नहीं होती, इसको मैंने एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस लाइन द्वारा दिखाया है। अब वर्नर की थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो वर्नर की थ्योरी में मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, क्या लिखा है, इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब वर्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, उपसह संयोजक यौगिक 2 प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है, अभी हमने भी पढ़ा थी 2 प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। बेटा पहली संयोजकता कौन सी होती है, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी संयोजकता की बात करेगा तो द्वितीयक संयोजकता। अब प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं में से मैं सबसे पहले चाहूंगा कि प्राथमिक संयोजकता की जितनी विशेषता है, अच्छा प्राथमिक संयोजकता वो वाली संयोजकता है जो आयनों में क्या हो जाती थी, टूट जाती थी। तो प्राथमिक संयोजकता की जितनी भी विशेषता है पहले उनको पढ़ लेते हैं। तभी मैंने हेडिंग भी डाल रखी है कि प्राथमिक संयोजकता। पहली विशेषता क्या है, यह सदैव ऋणावेशित आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। चेक करते हैं क्या प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित आयनों द्वारा संतुष्ट है, बिल्कुल सही है। आयनों में टूटने वाली ही तो प्राथमिक संयोजकता होती थी। मैं एक काम कर लेता हूं, क्योंकि आयन में टूटी मैं लिखे भी लेता हूं, ये कैसी संयोजकता है, प्राथमिक, और ये वाली कैसी संयोजकता है, द्वितीयक। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि प्राथमिक संयोजकता जो है वो आयनों में टूट जाती थी, इसीलिए मैंने लिखा है प्राथमिक संयोजकता सदैव ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। हाँ ये वाली बात सही से, ये ऋण आयन द्वारा संतुष्ट हुई है। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, विलयन की अवस्था में आयनित हो जाती है। अच्छा मैं क्या देखता हूं, जब भी पदार्थ का विलयन बनाया जाता है, उपसहसंयोजक कंपाउंड का विलयन बनाया जाता है, विलयन का मतलब उसे काय में घोला जाता है, जल में, या कोई व्यक्ति कहता है किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है। रिवर्सिबल एरो कर लेते हैं। रिवर्सिबल एरो जानते हो क्यों किया गया, क्योंकि कंपाउंड आयनों में तो टूटा ही टूटा होगा, और क्योंकि आयनों पर ऑपोजिट चार्ज होगा, वे आयन आपस में जुड़ना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो पदार्थ आयनों में टूटा, आयन फिर से आपस में जुड़े, इसलिए हमने इसको कौन से रिवर्सिबल एरो से दिखा दिया। अब मैं क्या नंबर पढ़ा था, विलयन की अवस्था में आयनित हो जाते हैं। बिल्कुल, जब भी हमने इसको जल में घोला, ये जो द्वितीय प्राथमिक संयोजकता थी आयन में टूट गई। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आयनन योग्य होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं प्राथमिक संयोजकता आयनन योग्य होती है, क्योंकि आयनों में टूट जाती है, आयनन योग्य है। नेक्स्ट नंबर लिखा है, इसे डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैंने पहले भी, अच्छा कोई पूछेगा डॉटेड लाइन से वर्नर ने क्यों इसको प्रदर्शित किया, बिकॉज ऑफ ये जो संयोजकता थी ये द्वितीयक संयोजकता की अपेक्षा कैसी थी, कमजोर, और कमजोर होने के कारण ये हम इसको कैसे दिखाएं, तो हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। नेक्स्ट नंबर में पढ़ता हूं, कहता है प्राथमिक संयोजकता के रूप में जुड़े हुए आयन कोष्ठक के बाहर लिखे जाते हैं। कहता अगर आज के युग में मॉडर्न थ्योरी को देखें
तो उपसह संयोजक यौगिक में जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो हमेशा ब्रैकेट के कहां लिखी जाती है, बाहर। देखो यहां तो ब्रैकेट वाला काम ही नहीं था बर्नर वाले, लेकिन आज के समय में प्राथमिक संयोजकता को ब्रैकेट के कहां लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर में क्या लिखता हूं, कहते हैं प्राथमिक संयोजकता आदिशात्मक होती है। अच्छा, आदिशात्मक क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता को जोड़ने की कोई भी दिशा नहीं है। कैसी दिशा नहीं है, समझने वाली बात है। अगर हमारे पास कोबाल्ट है, हमको उसमें से कितने क्लोरीन जोड़ने हैं, 3। प्राथमिक संयोजकता के 3 क्लोरीन जोड़ने। तो क्या है, प्राथमिक संयोजकता के 3 क्लोरीन जोड़ने की कोई दिशा नहीं है। आप चाहे जहां इधर जोड़ सकते हो, सॉरी आप इधर जोड़ सकते हो, आप इधर जोड़ सकते हो। कोई पूछेगा सर जी ये तीसरा क्या नीचे नहीं जुड़ सकता था? हम कहेंगे बेटा यहां भी जुड़ सकता था। कोई पूछा सर जी ये तीसरा वाला ये तो था, इसका इधर नहीं जोड़ सकते थे, इधर भी जुड़ सकता था। अर्थात प्राथमिक संयोजकता की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अच्छा यार, जैसे कोई निश्चित दिशा नहीं होती है तो क्या प्राथमिक संयोजकता की बनावट या संरचना इस पर डिपेंड करती है? नहीं डिपेंड करती है, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता तो बदल सकती है। प्राथमिक संयोजकता जो है वो अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करती रहती है। उपसह संयोजक यौगिकों में ऐसा माना गया कि प्राथमिक संयोजकता स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती है, स्ट्रक्चर के गुणों को नहीं बता सकती है, स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को, उसकी बनावट को प्रदर्शित नहीं करती है। इसलिए मैंने लिखा कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है आदिशात्मक होती है। अच्छा, आदिशात्मक होने का अर्थ क्या है? अर्थात इनके द्वारा का मतलब प्राथमिक संयोजकता के द्वारा उपसह संयोजक यौगिकों की ज्यामिति, संरचना या बनावट का निर्धारण नहीं होता। तो मैं क्या सोचता हूं, अब मेरे दिमाग में एक और बात भर गई। किसी उपसह संयोजक यौगिक की प्राथमिक संयोजकता जो है वो यौगिक की बनावट को निर्धारित नहीं करती है। यौगिक की बनावट प्राथमिक संयोजकता पर निर्भर नहीं करती है, यौगिक की बनावट केवल और केवल निर्भर करती है तो द्वितीयक संयोजकता पर। तो इतनी बातें बेटा हो गई प्राथमिक संयोजकता के आधार पर। इन बातों को एक बार दोबारा से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, वर्नर थ्योरी आता है काफी ज्यादा, तो इसलिए उसको जल्दी से ध्यान देने की जरूरत है। द्वितीयक संयोजकता की बात होती है, कहता है द्वितीयक संयोजकता जो होती है ये ऋणायनों, धनायनों या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। आज जरूर हमारे फॉर्मूले पे जो द्वितीयक संयोजकता है उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट हुई है। NH3 पर कैसा चार्ज होता है? 0, कोई चार्ज ही नहीं होता। तुमने लिखा है नहीं, उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण पढ़ने में हम लोगों ने इस बात को देखा था। और क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, ये उदासीन अणु है। कभी तुमने देखा होगा लिगैंड के फॉर्म में कभी ऋणावेशित आयन दिया जाता था, ऋणावेशित आयन था, जैसे क्लोराइडो पढ़ देते थे, ब्रोमाइडो सल्फेटो पढ़ लेते थे, ऑक्सिलेटो पढ़ लेते थे, ऋणावेशित आयन थे। और मैं बता दूं धनावेशित आयन एक याद होगा, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोनियम। तो कहता है द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो ऋणायनों द्वारा भी जुड़ सकती है, धनायनों द्वारा भी जुड़ सकती है, उदासीन अणुओं द्वारा जुड़ सकती है, किसी से भी जुड़ सकती है। अब ये जरूर है कि इस फॉर्मूले में मैंने एक ही एग्जाम्पल बताया भी, उसमें से उदासीन अणुओं द्वारा जुड़ा है, तो उसमें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, क्या लिखा हुआ है, कहता है द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। मतलब प्राथमिक संयोजकता निश्चित नहीं होती, द्वितीयक संयोजकता हमेशा निश्चित होती है। कैसे निश्चित होती है उसको भी ध्यान देते हैं। यह समन्वय संख्या के बराबर होती है। या तुमने समन्वय संख्या निकालना सीखा था ना, समन्वय संख्या मैं याद दिलवा दूं, उपसह संयोजक संख्या क्या कहते थे? लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसह संयोजक आबंध के साथ जुड़ता है उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। अब जैसे क्या है, कोबाल्ट के लिए उपसह संयोजक संख्या कितनी है? 6। अब ये हमेशा के लिए फिक्स है। क्या फिक्स है? कोबाल्ट अपनी उपसह संयोजक संख्या को हमेशा कितना रखेगा? 6 रखेगा। समन्वय संख्या को हमेशा, सूत्र बदलते जाएंगे लेकिन उपसह संयोजक संख्या कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। अब 6 कह रहे इससे रहेगी, एक एग्जाम्पल हम लिख दें अगर तो ज्यादा बेटर रहेगा। NH3 का होल 4, अगर ऐसा फॉर्मूला आ गया तो अच्छा बताओ इसमें से कोबाल्ट की उपसह संयोजक संख्या कितनी है? 4। ये कहीं ना कहीं से इंतजाम करेगा और इंतजाम करके इससे 2 क्लोरीन अंदर मंगवाएगा, Cl2 लास्ट वाला क्लोरीन बाहर रहेगा। देखो ध्यान से देखने वाली बात है, बाहर वाले को छोड़ दो, अंदर उपसह संयोजक संख्या कितनी हो गई? फिर से 6, 4 और बाकी 2 किससे लिए उसने? क्लोरीन से। अर्थात क्लोरीन जो प्राथमिक संयोजकता पर जुड़ा था
इसको जबरदस्ती घसीट कर द्वितीयक संयोजकता में जुड़ा, क्योंकि कह रहा था कि द्वितीयक संयोजकता कभी चेंज नहीं होती है। अगर बाई चांस द्वितीयक संयोजकता में कभी कमी आई भी तो प्राथमिक संयोजकता को ही तोड़ते हुए कौन सी संयोजकता बना ली जाएगी? द्वितीयक संयोजकता बना ली जाएगी, तब ये चेंज नहीं होती कभी। नेक्स्ट नंबर कहते हैं यह आयनन योग्य नहीं होती। भैया यार ये बताओ, इसको आयनों में तोड़ोगे, क्या ये Cl आयन में टूट जाएगा? नहीं, केवल ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ आयन ही Cl जो है वो आयंस में ब्रेक होगा, तो अंदर लिखा हुआ Cl आयन में ब्रेक होने वाला नहीं है। तो हम कहते हैं कि यह संयोजकता जो होती है वो आयनन योग्य नहीं होती, अर्थात आयनों में नहीं टूटेगी, आयनों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसको पूछेगा आयनों में क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? भैया एक और आखिरी आंसर देते हैं, क्योंकि अब ये बन गया है द्वितीयक संयोजकता, और द्वितीयक संयोजकता होती है प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा मजबूत, इसलिए अब आप इसको आयनों में तोड़ नहीं सकते। कहता है क्योंकि बॉन्ड मजबूत बन गया है। तो अच्छा ये बताओ, अगर एक बार हमने बॉन्ड को, कमजोर बॉन्ड को हमने डॉट लाइन के द्वारा दिखाया है, तो अब मजबूत बॉन्ड को तो डॉट लाइन के द्वारा दिखा नहीं सकते। तो मैंने बताया इसे सतत रेखा, कॉन्टिन्यूअस लाइन, इसे सतत रेखा, जो कॉन्टिन्यूअस डॉट डॉट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस लाइन से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट नंबर में क्या लिखता हूं? इनसे जुड़े हुए, इनसे का मतलब द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़े हुए लिगैंड। कहां लिखा है? संयोजकताओं से जुड़े, ऊपर वाला है इनसे जुड़े हुए लिगैंड व सीएमए, सीएमए का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। द्वितीयक संयोजकताओं द्वारा जुड़े लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं हमेशा किसके अंदर लिखे जाते हैं? कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही है, लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु, क्योंकि ये दोनों द्वितीयक संयोजकताओं के थ्रू जुड़े हुए हैं, हमने इनको ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है। अभी लास्ट में लगते हैं नंबर और है, द्वितीयक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा प्रबल होती है। द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो स्ट्रांग होती है, तभी तो बॉन्ड नहीं टूटते हैं उसके, जबकि प्राथमिक संयोजकता कमजोर होती है, उसके बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। और तुमको पता है वर्नर थ्योरी में मुझे जो लगता है सबसे स्ट्रांग लाइन भी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है कि बॉन्ड कौन सा कमजोर है कौन सा स्ट्रांग है, आप संयोजकताओं का निर्धारण डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब क्या है, इस फॉर्मूले में तो बच्चा बता सकता है कि कितना आयनों में टूटेगा, इस प्रकार के लिखे फॉर्मूलों पर बताना कैसा है? कठिन है। अच्छा कठिन इसलिए भी है बेटा, रीजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है? अभी इसमें ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन लिखा हुआ है, किसी बच्चे से पूछेगा बॉन्ड को आयनों में ब्रेक करने की कोशिश करो, बच्चा जानता है कि बाहर वाले आयनों को तोड़ देना है। इसमें से क्योंकि कोई बाहर तो लिखा नहीं है, तो पहचानना अपने आप में कठिन है कि प्राथमिक से कौन जुड़ने वाला है और द्वितीयक से कौन जुड़ने वाला है। आखिरी में लिखते हैं, लास्ट नंबर है ये दिशात्मक होती है। जो द्वितीयक संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं ये बॉन्ड दिशात्मक होते हैं। मतलब इनको ऐसा नहीं कि चाहे जिधर दिशा में लगा दो, इनको लगाने की एक निश्चित दिशा है। दिशात्मक का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसका, आप केवल उसी डायरेक्शन में ये बॉन्ड बना सकते हो। और कौन कौन से दिशा में बॉन्ड बनाए जा सकते हैं इसको भी पढ़ते हैं 2 मिनट बाद। लेकिन अर्थात क्योंकि दिशा निश्चित है, अर्थात स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? निश्चित होगा। अर्थात उपसह संयोग यौगिकों की ज्यामिति, संरचना या बनावट इन पर निर्भर करती है। तो लास्ट लाइन में इस बात को ध्यान रखना है, किसी भी उपसह संयोग यौगिक की ज्यामिति, बनावट या स्ट्रक्चर जो है, जो भी आप बोलना चाहते हो, ये द्वितीयक संयोजकता पर निर्भर करती है, प्राथमिक संयोजकता पर निर्भर नहीं करती है। तो अब बात करेंगे कि द्वितीयक संयोजकता के आधार पर, सेकेंडरी वैलेंसी के बेसिस पर किसी भी उपसह संयोजक यौगिक का स्ट्रक्चर, बनावट, संरचना 3 प्रकार की हो सकती है मुख्य रूप से। पहली चतुष्फलकी हो सकती है, दूसरा वर्ग समतली हो सकती है, और तीसरा हो सकती है अष्टफलकीय। तो देखो सबसे एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं चतुष्फलकीय आकृति कैसी होती है। चतुष्फलकीय आकृति ऐसी होती है, ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। अच्छा केंद्रीय धातु परमाणु को, धातु को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटल, इसलिए एम से लिख लिया जाए, मेरा अंदाजा है ऐसा। मेटल पर एक लिगैंड तो लगता है ऊपर की ओर, एक लिगैंड लगता है इस डायरेक्शन में, एक लिगैंड लगता है इस डायरेक्शन में, और एक लिगैंड लगता है इधर। अब कहोगे सर जी ये स्ट्रक्चर कैसा है? तो बेटा इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा देखो, चतुष्फलकी को बनाने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो
इस प्रकार से स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। ये बीचों बीच केंद्रीय धातु परमाणु है, एक लिगैंड ऊपर की ओर जुड़ा है, एक लिगैंड इधर की ओर जुड़ा हुआ है, एक लिगैंड आगे की ओर जुड़ा है और एक लिगैंड इधर की ओर जुड़ा है। इसको चतुष्फलकीय क्यों बोलते हैं? अगर ध्यान दिया जाए थोड़ी देर के लिए, चतुष्फलकीय क्यों? देखो, पहली फलक, पहला पृष्ठ। अच्छा, पहला पृष्ठ कितने लिगेंड्स को मिला के बना? 1 2 3। यहां पर एक प्लेन रख सकते हैं, यहां पर दूसरा प्लेन रख सकते हैं, यहां तीसरा समतल, और इस साइड पे कैसा समतल रख सकते हैं? चौथा समतल रखा जा सकता है। क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं कि इस पर से 4 समतल रखे जा सकते हैं। आकृति का नाम क्या रख सकते हैं? चतुष्फलकी। अच्छा, चतुष्फलकी तो मैं क्या समझ गया, अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी, ऐसा बोलते हैं, कंपाउंड बोलना थोड़ा सा अच्छा कम रहेगा, किसी भी उपसह संयोजक यौगिक में अगर द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या 4 है तो फिर उसकी ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय। क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा था कि संयोजकता बनावट जो है वो द्वितीयक संयोजकता पर ही डिपेंड करती है, इसलिए मैंने प्राथमिक संयोजकता का नाम भी नहीं लिया इस बार। अगर किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ की द्वितीयक संयोजकताएं 4 हैं तो वो इस प्रकार की बनावट रख सकता है। हाँ, एक प्रकार की और बनावट रख सकता है अगर संयोजकता 4 है। क्या नाम है? वर्ग संतली। बेटा, इनके नाम जो है इतने अच्छे बनाए जाते हैं कि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सब नाम से ही रिप्रेजेंट है। वर्ग समतलीय मतलब समतल पर बना हुआ वर्ग। कैसे समतल पर वर्ग बनाया जा सकता है? ये बेटा हो गया सेंट्रल मेटल एटम, एक वर्ग बना देते हैं, वो भी कहां पर? ऐसे। कोई भी कहेगा भी तो ऐसे बना सकते। देखो, ये वर्ग की आकृति की बनी हुई है, उसमें से 4 लिगैंड जुड़े हैं। इस आकृति को एक प्लेन पर अगर 4 बॉन्ड बन जाएं तो ऐसी सिचुएशन पे हम बोलेंगे कि ये संरचना है वर्ग समतली। तो लिगैंड की उपसह संयोजक संख्या 4, केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या 4 होने पर या द्वितीयक संयोजकता 4 होने पर यौगिक इस प्रकार की स्ट्रक्चर को बना सकता है और यौगिक इस प्रकार के भी स्ट्रक्चर को बना सकता है। लेकिन यदि किसी केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजक संख्या 6 है या उसमें उपस्थित द्वितीयक संयोजकताएं 6 हैं तो वो बेटा कैसी आकृति बना सकता है? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय आकृति देखो मैं बना करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहां केंद्रीय धातु परमाणु, इसमें से बेटा 4 बॉन्ड तो हो गए कहां पर? समतल पर। एक बॉन्ड हो गया समतल से ऊपर और एक बॉन्ड हो गया समतल से नीचे, और इन सभी बॉन्ड्स पर हमने लगा दिया लिगैंड। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही होगी और आनी भी चाहिए कि सर ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड जैसे दिख रहे हैं, इनमें से एक भी उपसह संयोजक आबद्ध दिख नहीं रहा है। तो बेटा मैं बता दूं, वर्नर के समय में उपसह संयोजक आबद्ध की पहचान नहीं हुआ करती थी, वो नॉर्मली बॉन्ड से लिखा जाया करता था। ये सब पहचान तो बाद में आई। तो उसके लिए हम ऐसे ही फॉर्मूले बनाएंगे। ये फॉर्मूला होगा कैसे? इसके जो 4 बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, ये बेटा चारों बॉन्ड तो एक समतल पर हैं, और इसके बाद जो 2 बॉन्ड बचे, ये इनमें से एक बॉन्ड कहां है? ऊपर की ओर, और एक बॉन्ड कहां है? नीचे की ओर। कुछ ऐसा होगा, यहां 4 बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड ऊपर की ओर बना बोर्ड से आगे की ओर, तो एक बॉन्ड बना होगा बोर्ड से कहां की ओर? पीछे की ओर। अष्टफलकी क्यों नाम दिया गया? अष्टफलकी नाम दिया, प्लेन कैसे सेट कर सकते हैं? ये अगर ऊपर चोटी के रूप में है तो आप ये देख सकते हैं, आपके घर की ये छत है और छत में बीचों बीच एक क्या बनी है? चोटी। अगर ध्यान दें तो छत में देखो, एक तो इस दीवार से जा सकते हैं प्लेन, एक उस दीवार से आ सकता है, एक इस तरह से समतल पृष्ठ और एक इस दीवार से समतल पृष्ठ। ऊपर की ओर कितने समतल पृष्ठ हो जाएंगे? 4। तो बेटा ध्यान दो, एक बॉन्ड नीचे की ओर भी तो है, तो नीचे की ओर भी 4 समतल पृष्ठ हो गए। टोटल कितने पृष्ठ मिलते हैं? अष्ट। 8 पृष्ठ मिलना है या 8 फलक मिलती हैं? 8 फलक मिलने के कारण इस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्या रखा है? अष्टफलकीय। इसका एक और नाम है वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय। वर्ग समतलीय क्यों? समतल पर बना हुआ वर्ग, और द्विपिरामिडीय का मतलब है 2 पिरामिड, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। अच्छा, क्या है कि बाद में इनके बेटा एक का स्ट्रक्चर बनाकर वही तो दिखा दिया जाए। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाकर दिखाया जाए बच्चों को? देखो, ये फॉर्मूला लिखा मिल जाएगा, अपने मन से लिखना है, कोई देने वाला नहीं फॉर्मूला, यहां सब कुछ स्वयं इकट्ठा करना पड़ेगा।
कम से कम एक फॉर्मूला याद रखना, और पूछेगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बेटा स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, सबसे पहले ये देख करके बताओ तुम लोग, इसमें से द्वितीयक संयोजकताएं कितनी है? 6। अच्छा ये कौन सी संयोजकता थी? क्यों? यही तो आयन में टूट सकती थी। तो संयोजकता द्वितीयक कितनी है? तो आप बेटा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। 6 बार NH3 है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर तो जैसे ही 6 NH3 है, दिमाग में तुरंत मेरे दिमाग में आ गया क्या कि इसके स्ट्रक्चर तो अष्टफलकी होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान देना है। यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, अष्टफलकी में से तो बॉन्ड का क्रम ये रहता है, नहीं रहता, और इन जगह पे सब जगह पर NH3, और बेटा एक बॉन्ड ऊपर की ओर भी तो रहेगा प्लेन से, एक बॉन्ड नीचे की ओर। इन सब बॉन्ड्स पर NH3, या इन समस्त संयोजकताओं को ढककर रखेगा अमोनिया का अणु। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा अब क्लोरीन को भी तो दिखाना है, सोच समझ के बताना। क्लोरीन को निश्चित दिशा में दिखाना हो कि जहां मन पा जाए वहीं लगा दें, चाहे जहां लगा दो, बशर्ते इतना ध्यान रखना कोबाल्ट से ही जुड़ा हो। चाहे जहां का मतलब ये नहीं कि सर जी एक बोर्ड में लगा दिया, एक लगा लेंगे घर में जाके, तो भैया लगाना यहीं पर है, लेकिन कुछ कोई निश्चित दिशा नहीं रखनी है। एक काम कर लेते हैं, यहां लगा लेते हैं। अच्छा ये भी है, देखो प्राथमिक संयोजकता है इसलिए कमजोर है, डॉटेड लाइन द्वारा लगाई जाएगी वो, और लगा सकते हैं, एक यहां लगा लेते हैं, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना करके आगे जाना है आपको। तो एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर इस बात को पहचानते हैं या इस बात को सीखते हैं कि अगर यौगिक का सूत्र आपको दे दिया जाए तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता की पहचान कैसे की जा सकती है। बाय चांस फॉर्मूला लिखा मिल गया हमको, अब इसमें से क्योंकि मुझे क्या है फॉर्मूला पहले से तैयार है, हमने तुरंत बताया कौन सी प्राथमिक है कौन सी द्वितीयक है। लेकिन बेटा अगर कभी ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाता है जिसमें हमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की पहचान नहीं है, ऐसी सिचुएशन पे हम प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं की पहचान कैसे करेंगे। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे और फिर प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता को पहचानने का नियम देखते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताओं को ज्ञात करना सीख लेते हैं कि अगर कोई भी हमको केमिकल कंपाउंड दे देता है तो उसमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। और प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं को ज्ञात करने के नियम में देखो, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं ऐसे ही एक कंपाउंड ले लेता हूं उपसय संयोजक। उपसय संयोजक यौगिक में अगर देखा जाए, एक यौगिक है मेरे पास COCl3 × 4NH3, ये मेरे पास उपसय संयोजक यौगिक है। वर्नर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने इसको लिखा है। अब हम क्या कराएंगे, अगर किसी भी यौगिक की हमें प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकताओं को ज्ञात करना है तो हम उस कंपाउंड की रासायनिक अभिक्रिया करवा देंगे बेटा AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से। अब सिल्वर नाइट्रेट से रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। अब क्योंकि 3 प्रकार से हो सकती है भैया, हम इसको अलग अलग जगह पर लिखे भी लेते हैं। कैसे 3 प्रकार से हो सकती है, CaCl3 × 4NH3, और इस बार मैंने लिख रखा है AgNO3, और मैंने इस बार 2 मोल AgNO3 लिखा है। अभी समझ में आएगा कि आखिर 2 मोल AgNO3 लिखने की आवश्यकता क्या थी। फिर मैंने एक और नेक्स्ट सिचुएशन लिख रखी है, तो COCl3 × 4NH3, और इस बार मैंने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को 3 बार ले रखा है। अब उन तीनों सिचुएशन पे रासायनिक अभिक्रिया का क्रम क्या हो सकता है। देखो इसमें से एक AgNO3 था, अगर एक आपने इस केमिकल कंपाउंड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराया और सिल्वर नाइट्रेट के इस सिल्वर ने एक क्लोरीन से अभिक्रिया करते हुए बनाया AgCl का 1 मोल। इस बात को विशेष ध्यान रखना, अगर AgCl का 1 मोल बनाकर तैयार किया सिल्वर नाइट्रेट ने, ध्यान देने वाली बात है हमारे पास बचा क्या, COCl2 NO3 और बेटा क्या बचा 4NH3। तो भैया 4NH3 लिख ले। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें आ सकती हैं कि सर जी NO3 को क्या बाद में लिख सकते थे, लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लिख सकते थे आसानी से। अभी क्या ध्यान देते हैं, AgNO3 ने इस कंपाउंड से कर अभिक्रिया की, लेकिन वहां से केवल एक ही क्लोरीन आयन के रूप में टूटा। ध्यान देने वाली बात है, Ag से एक ही Cl तो जुड़ा है,
इसका मतलब एक क्लोरीन का ही परमाणु केवल केमिकल कंपाउंड से आयन के रूप में वियोजित हो सकता है। थे कितने? 3, टूटा कितना? 1। इसका मतलब एक क्लोरीन का बॉन्ड वीक है। अगर एक क्लोरीन का बॉन्ड वीक है, मैं क्या सोचता हूं कौन सी संयोजकता वीक होती थी? प्राथमिक। इसका मतलब है इसमें से प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 1, क्योंकि एक ही क्लोरीन बाहर टूटा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, प्राथमिक संयोजकता है 1, तो मैंने यहां लिख ली कि प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 1 है। तो इस प्रकार से आप प्राथमिक संयोजकता का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। अब कोई पूछेगा द्वितीयक संयोजकता पर आप क्या देखते हैं, तो बेटा अच्छा ये बताओ कितने ऐसे भी केमिकल ग्रुप हैं जो अभी भी बेटा उस COCl3 पर जुड़े हुए हैं। तो अभी ध्यान देने वाली बात है, 4 तो ये थे NH3, 3 ये थे, 7 थे, 7 में से कितना टूट कर अलग हुआ? 1। अभी भी कितनी संयोजकता जुड़ी हुई है? 6। तो बेटा अगर मुझे द्वितीयक संयोजकता लिखनी पड़ती है, ऐसे लिख दे बेटा, पूरा नाम द्वितीयक संयोजकता बराबर कितनी? 6। प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, 2 AgNO3 से रिएक्शन क्यों करवाई? हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए कि इस बार 2 AgNO3 रिएक्शन कर लें। कैसे करें? एक Ag पहले Cl से, दूसरा Ag दूसरे Cl से अभिक्रिया करेगा और 2 मोल AgCl बनकर तैयार हो गया। तो बेटा जरा ध्यान देने वाली बात है, CO बचा। अच्छा, एक ही Cl तो बचा, NO3 कितनी बार हो गया? 2 बार। तो इसको लिख सकते थे NO3 का होल ट्वाइज, और लास्ट में लिख सकते हैं इंटू 4NH। बेटा जल्दी से इसको देखो, ध्यान से देखते हैं कितने क्लोरीन आयन के रूप में टूटते हैं। आयन के रूप में 2 टूटते हैं, तो तुम्हें पता भी था आयन के रूप में टूटती है प्राथमिक संयोजकता। तो क्योंकि प्राथमिक संयोजकता में से मुझे पता चल गया 2 आयन के रूप में क्लोरीन टूटे हुए हैं, 2 क्लोरीन के टूटे होने की वजह से जो बेटा हमारे इस सूत्र की प्राथमिक संयोजकता है वो है 2। बेटा जरा ध्यान से देखो, टोटल संयोजकता कितनी थी? 6। इसमें से 2 तो प्राथमिक हो गई। क्या बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता कितनी है? 4, सॉरी 7 थी, 4 थी, 7। तो द्वितीयक संयोजकता कितनी बचती है? 5। लास्ट नंबर एक काम करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे। अगर 3 AgNO3 3 Cl से अभिक्रिया कर लेता है तो बना लेता है 3 AgCl। बेटा मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है? CONO3 का होल थ्राइज इंटू 4NH3। बेटा इस बार देखो, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, मैं हालांकि तरीका पता है, मैं अंदाजे की बात क्या करता हूं। एक AgCl बना था तो प्राथमिक संयोजकता 1 थी, 2 AgCl बना है तो प्राथमिक संयोजकता 2 है, 3 AgCl बना है तो प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 3 है। क्या बोलते हो, प्राथमिक संयोजकता अगर हम 3 लिख देते हैं, प्राथमिक संयोजकता बराबर 3, तो क्या बोलते हो कि द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जानी चाहिए? संयोजकता बराबर 4। अब बेटा एक हम लोगों क्या NCERT पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ये राइट साइड पे, और उस राइट साइड पे आपको क्या करना है देखते हैं। कहता है जलीय विलयन में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षण। कोई जलीय विलयन बनाया गया और फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट से हमें जो मिलता है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट के आधार पर निम्न यौगिकों में से धातुओं की द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करो। आपको धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता ज्ञात करनी है, प्राथमिक तो ज्ञात नहीं करनी है, ठीक है। फिर क्या दिया, नीचे एक रीडिंग दे दी, ये क्वेश्चन में ही मिलेगी रीडिंग आपको। सूत्र यहां लिखे हैं, 5 सूत्र हैं। लिखा है AgNO3 के मिलाने पर, AgNO3 के मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या। अभी बस इतनी बात ध्यान देते हैं, इधर आ जाते हैं 1 मिनट के लिए। बेटा एक AgCl बनता था तो प्राथमिक संयोजकता 1 होती थी, 2 AgCl बनता था, द्वितीयक संयोजकता 2 हो जाती थी। बस ध्यान से देख, प्राथमिक 1 2 हो जाती थी। 3 AgCl बनता था, प्राथमिक 3 हो जाती थी। देख करके बताओ इस सूत्र में टोटल संयोजकता कितनी है? 6। आ रहा है समझ में? अगर टोटल संयोजकता 6 है, उनमें से AgCl कितने बने हैं? देखो बताया AgCl के मोलों की संख्या। अगर 2 AgCl मिले हैं, टोटल संयोजकता 6 थी, तो द्वितीय संयोजकता कितनी होगी? 4। तो यार एक काम करते हैं, द्वितीय संयोजकता यहां लिख लें। वैसे आप यहां लिखोगे, देखो कैसे। उत्तर फर्स्ट में द्वितीय संयोजकता कितनी आ रही? 4। सेकेंड नंबर
बेटा देखते जरा, टोटल संयुक्ता कितनी है, 6 2, उसमें से 2 AgCl बन गए, अर्थात 8 में से 2 तो प्राथमिक संयुक्ता थी, तो द्वितीय कितनी हो गई, 6। थर्ड नंबर, बेटा इसमें से 4 थे, 4 और 2 6, 6 में से कोई भी Cl आयन के फॉर्म में AgCl नहीं बना पा रहा है, क्या बोलते हो, प्राथमिक संयुक्ता कितनी हो गई, तो इसमें से 4 और 2 जो 6 संयुक्ता थी, ये पूरी की पूरी कौन सी संयुक्ता बची, द्वितीयक। क्या बोलते हो, इसमें से 3 और 4 7 संयुक्ताएं कुल हैं, उनमें से एक AgCl बनने का मतलब एक प्राथमिक संयुक्ता है। फिफ्थ नंबर, 2 2 4, टोटल संयुक्ताएं 4 है, AgCl बना ही नहीं। क्या बोलते हो, AgCl अगर नहीं बना तो क्या प्राथमिक संयुक्ता होगी, तो जितनी भी संयुक्ताएं हैं 4 की 4 वो द्वितीयक संयुक्ताएं ही हैं, तो भैया उसको द्वितीयक संयुक्ता में शामिल कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से हम उसका आंसर आसानी से दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी आसानी से इसका आ जाएगा। तो बेटा फिर आज के दिन इतनी पढ़ाई में रखेंगे, बाकी की चीज़ों को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे।